हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रमोद और आप सबका मेरा इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव की एक फेमस पोएम, जिस पोएम का नाम है, जिस पोएम का टाइटल है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। दिस ब्यूटीफुल पोएम वाज कंपोज्ड बाय द फेमस पोइट फीबे कैरी। ये जो सुंदर सी कविता आपके जो सामने दी गई हुई है, इस कविता की रचना की है प्रसिद्ध कवि फीबे कैरी के द्वारा। ये जो पोएम है, दिस पोएम इज ए बेलाड ए सॉन्ग और ए पोएम दैट हैज ए स्टोरी। ऐसा सॉन्ग या ऐसी पोएम जो अपने अंदर एक स्टोरी रखती हो, एक कहानी रखती हो, उस सॉन्ग या उस पोएम को बेलाड कहा जाता है। तो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। आइए, अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू। तो अवे इन द नॉर्थ लैंड, फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि दूर, अवे मीन्स फार अवे यानी दूर, यानी कि बहुत दूर नॉर्थ लैंड में, यानी उत्तरी ये जो सीमांत है, वहाँ के जो शहर है, वहाँ के जो देश है, वहाँ की बात है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, सेकंड लाइन में पोइट ने हमें बताया है कि वहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल के नियर जो कंट्रीज होती है वहाँ पर क्या होता है कि इन विंटर सीजन में, जब विंटर सीजन आता है तो वहाँ पर डेज छोटे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और दिन शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, जबकि वहाँ की जो रातें होती है, नाइट्स होती है, वो लॉन्ग रहती है, लंबे समय तक वहाँ पर नाइट चला करती है। तो सेकंड लाइन में कहा है कि वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, ये कहानी नॉर्थ लैंड की है जहाँ पर कि दिन बहुत छोटे होते हैं और द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में पोइट ने कहा है कि वहाँ जहाँ पर दिन छोटे होते हैं और वहाँ पर रातें कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बहुत लंबी लंबी रातें हुआ करती है इन विंटर सीजन के दौरान। दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू, अगली लाइन में फर्स्ट स्टैंजा की अंतिम लाइन में कवि ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि रातें जो वहाँ की लंबी होती है तो इसका मतलब कि रात भर सोते ही रहते हो। वहाँ के लोग पूरी रात या पूरे जिस टाइम पर वहाँ पर डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, तो सारे अंधकार के समय पर सोते नहीं रहते हैं। सोने का टाइम तो उनका जो सेट है, निर्धारित है, उसी टाइम पर वो सोते हैं, लेकिन अंधेरा ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। इसके बाद सेकंड स्टांजा में कवि आगे बढ़ते हुए वहाँ के बारे में, वहाँ के एटमॉस्फियर के बारे में हमें बताते हुए कहता है कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडेर। हार्नेस मीन्स होता है टू टाई, यानी कि बांधना। स्विफ्ट मतलब होता है फास्ट, तेज गति के साथ जब कोई चीज़ चलती है या दौड़ती है तो उसको स्विफ्ट, तेजी के साथ गति को कहा जाता है। ये रेंडियर जो शब्द है वो उन एनिमल्स के लिए आता है जो एनिमल्स बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। तो द स्लेजेस यहाँ पर शब्द यूज किया गया है कार्ट के लिए, जैसा कि अपने यहाँ पर बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट आदि कार्ट पाई जाती है, ऐसे वहाँ पर जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पर अत्यधिक स्नो गिरती है, वहाँ पर जो कार्ट होती है, उन कार्ट को खींचने के लिए वहाँ के एनिमल होते हैं जो उन कार्ट को, उन गाड़ियों को खींचते हैं। तो ये स्लेजेज उन गाड़ियों की, उन कार्ट की बात की गई है। तो लाइन देखिए, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडेयर को दे आया है वहाँ के लोगों के लिए, पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड, यानी नॉर्थ लैंड के जो लोग होते हैं, नॉर्थ लैंड में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन जानवरों को, रेंडियर को, उन एनिमल्स को वो हार्नेस कर देते हैं, बांधते हैं, किससे, स्लेजेज, उन गाड़ियों से उन जानवरों को बांध देते हैं और फिर वो गाड़ियाँ तेज गति से वहाँ बर्फ पर दौड़ती रहती है। वो एनिमल उनको लेकर के दौड़ते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं। कब, व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पर बर्फ
गिरने लगती है, या विंटर सीजन आता है और विंटर सीजन में जब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो ऐसे मौसम में जब सड़कों पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, तब वहाँ पर और दूसरा कोई से व्हीकल नहीं चल पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियाँ होती है, उन गाड़ियों पर उनको रेनडियर को बांध दिया जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब। अगले लाइन में कवि ने कहा है कि और वहाँ के बच्चे इन विंटर सीजन में अगर वहाँ के हम बच्चों को देखेंगे तो वो बच्चे ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि वो कोई बियर्स कब हो, इन देयर फनी फ्यूरी क्लॉथ्स। ये छोटे छोटे बच्चे अपने फनी एक मजाकिया किस्म के कपड़े पहन लेते हैं और एक फरी मतलब फर वाले जो क्लॉथ्स होते हैं जिन पर निकले हुए होते हैं, जैसा कि विंटर सीजन में अपने यहाँ भी बच्चे पहनते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे फनी कपड़े और फर वाले कपड़े वहाँ के लोग पहना देते हैं, जिसमें वो बिल्कुल बच्चे ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो कोई बियर्स कब हो, किसी भालू का कोई बच्चा हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये था फर्स्ट स्टांजा और सेकंड स्टांजा इस पोइम का, जिसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर देखी है और उम्मीद है आपको ये यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आइए अब चलते हैं हम थर्ड और फोर्थ स्टांजा की और लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोइम। तो आइए अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ स्टांजा की हिंदी एक्सप्लेनेशंस। इन द थर्ड स्टांजा द पोइट सेज they tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो फर्स्ट लाइन इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन में कवि ने कहा है they tell them a curious story. दे यहाँ पर पीपल ऑफ नॉर्थ लैंड के लिए आया है कि वहाँ के जो लोग होते थे, जो वहाँ के नॉर्थ लैंड के जो निवासी है, वो दे टेल देम, दे मतलब उनके बच्चों को, बच्चों के लिए देम शब्द का यहाँ पर यूज हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े जो सीनियर सिटीजन्स जो थे, सीनियर लोग जो थे, वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी, एक जिज्ञासा से भरी हुई कहानी सुनाया करते थे। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। हालांकि सेकंड पंक्ति में, सेकंड लाइन में कवि ने कहा है कि आई डोंट बिलीव, कि मैं ये नहीं मानता हूँ, मेरा ये विश्वास नहीं है कि ये जो लोग अपने बच्चों को जो कहानी सुनाते थे, मोरल से भरी हुई कहानी सुनाते थे, वह कहानी ट्रू है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अगली पंक्तियों में कवि हमें कहता है कि यदि मैं आपको ये कहानी, अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहानी बताता हूँ, मैं आपको ये कहानी जब बताऊँगा तो आप इस कहानी से एक लेसन, एक सबक सीख सकते हैं, आप इससे एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फोर्थ स्टांजा में कवि ने कौन सी कहानी बताई है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक समय की बात है, एक बहुत ही अच्छा इंसान, भला इंसान, जो सेंट, एक संत महात्मा पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। कवि कहता है कि वह संत पीटर जो थे, सेंट पीटर, वो इसी संसार में नॉर्थ लैंड, नियर नॉर्थ पोल वाले इलाके में, नॉर्थ लैंड में रहता था। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और आगे बताता है कवि कि वह संत महात्मा, जो संत पीटर थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इधर से उधर, हियर एंड देयर, वो घूमते रहते थे और घूमते हुए क्या करते थे, प्रीचिंग, लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, अच्छे अच्छे प्रवचन दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो पीटर, संत पीटर जैसा काम किया करते थे, वह आप ऐसे काम को जानते होगे, आप ऐसे लोगों को जानते होगे। ये था फोर्थ स्टांजा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वह एक घर के दरवाजे के सामने आए। ही शब्द यहाँ पर सेंट पीटर के लिए यूज किया गया है। तो सेंट पीटर एक मकान, एक घर के दरवाजे के सामने आ जाते हैं, वहाँ घर के सामने पहुँच जाते हैं।
एंड ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। कब? जब वो अपने इस पृथ्वी पर इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जो प्रीच करने का काम कर रहे थे, लोगों को जो शिक्षा देने का काम कर रहे थे, तो उस काम के दौरान वो घूमते घूमते एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। वेयर ए लिटिल वुमन मेकिंग केक्स। अब उस घर के अंदर क्या हो रहा था, एक लिटिल वुमन थी, एक छोटी सी महिला थी, और वह महिला क्या कर रही थी, मेकिंग केक्स, वह अपने घर में केक्स बना रही थी। केक्स से तात्पर्य यहाँ पर वो अपने लिए खाना बना रही थी या चपातीज वगैरह बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। और वह महिला जब जैसे जैसे वह अपनी चपातीज या केक्स बनाती थी तो उन केक्स को वो हर्थ एक प्रकार से जो स्टोव होता है जिस पर किसी चीज़ को बेक करने के लिए या कुक करने के लिए रखा जाता है, तो वह अपने केक्स को ऐसे ही एक स्टोव पर वो उन्हें बेकिंग करने के लिए उनको ऊपर रख रही थी ताकि उनको गर्म कर सके, उनको सिकाई उनकी कर सके। अगले स्टांजा में कवि कहता है एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। अब जैसा कि सेंट पीटर जो थे वो सवेरे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और इसी ड्यू टू हंगर, इसी भूख की वजह से अब वो कैसा महसूस कर रहे थे इस वक्त, फेंट मतलब फीलिंग डिजीनेस, उनको चक्कर से आ रहे थे और भूख के कारण उन्हें चक्कर महसूस हो रहे थे। तो वो उस महिला के घर के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि अगली पंक्ति में कवि ने कहा क्योंकि दिन लगभग समाप्त होने वाला था, अर्थात बिल्कुल इवनिंग टाइम हो चुका था, शाम पड़ चुकी थी और वह सवेरे से भूखे थे सेंट पीटर, और इसी कारण उन्हें अब चक्कर से आने लगे थे। He asked her from her store of cakes to give him a single one। तो सेंट पीटर क्या करते हैं, उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो केक्स जो तुम बना रही हो उन केक्स में से एक केक मुझे भी खाने के लिए दे दो। ये थे स्टांजा। अब आइए चलते हैं अगले स्टांजे की ओर और उम्मीद है आपको यहाँ तक इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन भली भांति अच्छे प्रकार से समझ में आ रही होगी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट and thought it seemed too large to give away। So she made a very little cake। इसलिए उस महिला ने उन सेंट पीटर के लिए एक केक बनाया, लेकिन केक कैसा बनाया, बिल्कुल स्मॉल केक बनाया, वेरी लिटिल केक बनाया। जैसा नॉर्मल केक वो खुद के लिए बना रही थी, उन केक से उसने एक छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने उस केक को बेक करने के लिए, उस केक को गर्म करने के लिए, सेकने के लिए जब रखा तो क्या हुआ, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जैसे उसने इस केक को रखा बेक करने के लिए तो उससे ये केक भी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये केक बहुत बड़ा केक हो। अगला स्टांजा में हम देखते हैं कि कहानी क्या मोड़ लेती है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। देयरफॉर मतलब सो, इसलिए उस महिला ने क्या किया, जब उसको केक भी बड़ा प्रतीत हुआ तो उस महिला ने क्या किया, शी नीडेड अनदर, उसने फिर दूसरा केक बनाने के लिए दूसरा टुकड़ा लिया एंड स्टिल ए स्मॉलर वन। लेकिन अब इस बार जब उसने दूसरा केक बनाने के लिए जो पीस लिया तो वो और स्मॉलर था पहले वाले की तुलना में। जो पहले उसने छोटा केक लिया था उसकी तुलना में और छोटा केक इस बार उसने लिया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जैसे उसने इस केक को बनाया और उसको वापस बेक करने के लिए रखा तो यह केक भी उसको कैसा प्रतीत हुआ, बहुत बड़ा केक प्रतीत हुआ। जैसा उसने पहले वाला केक बनाया था उससे भी अधिक लार्ज ये केक उसको प्रतीत हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले स्टांजे। शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डव। टीनी मीन्स होता है लिटिल, स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो एक उसने बिल्कुल छोटा सा स्क्रैप मतलब एक
जो एक टुकड़ा था वो टुकड़ा लिया किस चीज़ का, ऑफ डाउ। डाउ मीन्स होता है फ्लोर, वेट फ्लोर, जो मिक्सचर ऑफ फ्लोर होता है जिससे केक बनाया जाता है। केक बनाने का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर का छोटा सा पीस उसने लिया। तो फर्स्ट लाइन में, इस लाइन में कहा गया है कि तब उस महिला ने क्या किया, एक छोटा सा और टुकड़ा लिया केक बनाने के लिए और रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, और फिर उस महिला ने उस जो छोटा सा टुकड़ा था उसको लिया और उसको केक बनाने के लिए रोल किया, और इतना रोल किया, रोल करते करते उसको एकदम फ्लैट, बिल्कुल चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। अब उसने जो ये केक बनाया था, ये इतना थिन केक था, इतना पतला केक था कि जैसे एज ए वेफर, जैसे कि एक वेफर। यहाँ पर एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि लाई के पेपर, उसने उस केक को ऐसा बनाया, बिल्कुल लाई के पेपर, एक कागज की तरह बिल्कुल थिन कर दिया, पतला कर दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। लेकिन इस इतने छोटे और पतले केक को बनाने के बावजूद भी उसका मन नहीं भरा, उसका मन नहीं माना इस केक को सेंट पीटर को देने के लिए। तो अगले स्टांजा में उसने कहा, महिला ने स्वयं से कहा, फॉर शी सेड, उसने स्वयं से कहा कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। क्या बोला महिला ने कि जब मैं केक बनाती हूँ मेरे स्वयं के लिए तो वो केक भी मुझे कैसे प्रतीत होते हैं, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम, कि जब मैं इन केक को स्वयं खाती हूँ ये केक बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब मैं इन्हीं केक को, जो छोटे केक या केक बना करके जब मैं देने लगती हूँ उस सेंट पीटर के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहती हूँ, तो ये केक मुझे कैसे प्रतीत होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रतीत होते हैं, बहुत बिग प्रतीत होते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। ने उस केक को भी सेंट पीटर को बिल्कुल नहीं दिया और उसने अपने बॉक्स में स्टोरेज में उसको जमा कर लिया, उसको रख लिया। ये थे दोनों स्टांजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आइए देखते हैं अगले स्टांजा का हिंदी अनुवाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टांजा। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। तब जब सेंट पीटर ने ये देखा कि उस महिला ने केक को रख लिया है तो सेंट पीटर ग्रू एंग्री, क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। अब क्रोधित होने का कारण सेंट पीटर का क्या था, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि ही वॉज हंग्री, क्योंकि सेंट पीटर इस वक्त बहुत अधिक भूखे थे, उनको भूख लग रही थी और भूख की वजह से एंड फेंट, वो बेहोशी महसूस कर रहे थे, उनको डिजीनेस महसूस हो रही थी। इसलिए सेंट पीटर अत्यधिक नाराज हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। एंड श्योरली सच ए वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। और साथ ही यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि ऐसी महिला, जो इतनी अधिक लालची महिला थी, ऐसी महिला ही ये कारण बनी उन सेंट पीटर को अत्यधिक क्रोधित बनाने का, उन्हें इतना नाराज करने का कारण वह महिला वास्तव में थी। अगले स्टांजा में जब सेंट पीटर को अत्यधिक क्रोध आ जाता है तो वो क्या कहते हैं उसे देखिए। एंड ही सेड, और सेंट पीटर कहते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, ड्वेल मतलब रहने लायक, रहने के योग्य, और ह्यूमन फॉर्म मतलब ह्यूमन बॉडी। तो सेंट पीटर उस महिला से कहते हैं कि ए महिला, तुम इतनी अधिक स्वार्थी महिला हो कि तुम इस मानव शरीर के अंदर, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर रहने योग्य नहीं हो, तुम्हें इस शरीर में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जहाँ पर कि तुम्हें इस मानवीय शरीर को प्राप्त करने के बाद जब तुम्हें फूड भी मिलता है, खाना मिलता है, शेल्टर रहने के लिए अच्छा आवास घर मिलता है, और फायर टू कीप यू वार्म, और साथ ही साथ तुम्हें जो आग अग्नि है वह अग्नि भी अपने आप को गर्म रखने के लिए, ऐसे विंटर सीजन में अपने स्वयं को गर्म रखने के लिए जो ईश्वर ने तुम्हें अग्नि प्रदान की है वह भी तुम्हें मिलती है। बट एक्चुअली वास्तव में है क्या कि तुम इसके योग्य नहीं हो। कौन कहता है ये बात? सेंट पीटर उस महिला से कहते हैं।
अब इसके बाद अगले स्टांजा में सेंट पीटर और क्या उस महिला को बताते हैं या क्या उसे कहते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टांजा में। तो सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टांजा। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। क्या बोलते हैं कि अब ए महिला, अब आज के बाद तू ठीक वैसे ही जीवन यापन करेगी जैसे कि एक पक्षी अपना जीवन व्यतीत करता है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी मीन्स होता है लिटिल, मतलब कम मात्रा में, बिल्कुल अल्प मात्रा में। और आज के बाद कितना फूड प्राप्त करेगी वो महिला, बिल्कुल कम मात्रा में, जैसे पक्षी कम मात्रा में फूड दिन भर का अपना भोजन एकत्रित करते हैं, उसी प्रकार से ये महिला भी आज के बाद दिन में अपना भोजन कम मात्रा में प्राप्त करेगी, वो भी बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। ऑल डे इन द हार्ड ड्राईवुड। पूरे दिन, ड्राईवुड मतलब सूखी लकड़ी या जंगल में जो सूखे पेड़ होते हैं उन पेड़ों को बोरिंग कर करके, टू बोर मीन्स होता है बोरिंग मतलब खोदना, उन पेड़ों को खोद करके अपनी चोंच से उनको खोद करके जो दिन भर हार्ड वर्क करके जो भोजन प्राप्त करेगी वो भी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में प्राप्त करेगी। ऐसा सेंट पीटर ने उस महिला को कर्ज किया, अर्थात उसको श्राप दिया। अगले स्टांजा में इस श्राप का, इस कर्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है वो दिखाया गया है कि देन आप शी वेंट थ्रू द चिमनी। जैसे सेंट पीटर ने उसको, महिला को ये श्राप दिया, उसी वक्त वो महिला तुरंत अपने घर में, अपने कमरे में से ऊपर की तरफ उठी और चिमनी की तरफ उड़ चली। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। उसने एक शब्द भी अपने मुंह से बिल्कुल नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पेकर। घर के बाहर, चिमनी में से बाहर निकली, तब तक वह एक वुड पेकर बन चुकी थी। वुड पेकर एक प्रकार का एक बर्ड होता है जो ब्लैक कलर की जिसकी बॉडी होती है और रेड कलर की जिसकी बीक होती है, कलंगी टाइप उसकी चोंच रेड कलर की होती है जिसपे ऑरेंज कलर का टिंट होता है। वो वुड पेकर नामक पक्षी वह बन करके बाहर निकली। फॉर शी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड। क्योंकि अब इस वक्त वह वुड पेकर नामक बर्ड में बदल चुकी थी। ये भी किस वजह से, उन सेंट पीटर के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से वह महिला अब एक वुड पेकर पक्षी बन चुकी थी। Now come to the next stanza of this poem. She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. इस स्टांजा में उसका चित्रण बताया, कैरेक्टर इसके चित्रण बताया गया है उस महिला का। जब वो महिला चिमनी में से बाहर निकली तो एज ए वुड पेकर बन करके, जब वो वुड पेकर नामक पक्षी बन करके बाहर निकली तो वो कैसी दिखाई दे रही थी कि शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, कि उसके सिर के ऊपर एक स्कारलेट कैप थी। अर्थात स्कारलेट मतलब था रेड कलर की, और रेड कलर में हल्का सा ऑरेंज कलर का टिंट लिए हुए उसका सिर जो था, सिर के ऊपर वह रेड कलर का हिस्सा बन गया था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और इसके अलावा बाकी का जितना भी शरीर उसका था, बचा था, वो सारा शरीर एक सेम कलर का बन गया था। कैसे? बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, क्योंकि उसके शरीर के बाकी के सारे हिस्से के जो क्लॉथ्स थे वो सारे कपड़े एक तरह से उसके बिल्कुल जल चुके थे। और जलने के बाद कैसे हो गए थे? ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, जैसे कि एक आग की लपटों के अंदर जैसे लकड़ी जल करके कोयला बन जाती है, ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से उसका जो शरीर था, सिर के अलावा जो बाकी का जो शरीर था वो बिल्कुल ब्लैक कलर का बन चुका था। जैसा कोल होता है उसी प्रकार का उसका शरीर बन गया था। अब आगे क्या होता है कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, अब उस गांव के जितने भी बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल रोजाना उस रास्ते से जब निकलते थे तो हैज सीन हर इन द वुड, तो वो सारे बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स उस पक्षी को, उस बर्ड को, अर्थात उस महिला को देखा करते थे। कहाँ पर? इन द वुड, जंगल में उस महिला को एज ए वुड पेकर, एक वुड पेकर पक्षी के रूप में देखा करते थे। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वह महिला
अर्थात वह वुडपेकर क्या करती थी, एक पेड़ों पर रहा करती थी, पेड़ों पर रहती थी। टिल दिस वेरी डे, आज इस दिन, जब कहानी में जब सेंट पीटर ने उसको कर्ज किया, श्राप दिया, उस दिन के बाद से लेकर के वह महिला वुडपेकर पक्षी के रूप में जंगल में पाई जाने लगी, पेड़ों पर, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और दिन भर वह अपने भोजन के लिए वहाँ पर सूखी लकड़ियों को, सूखे पेड़ों को दिन भर बोरिंग करती रहती थी, उनको टू डिग करती रहती थी, खोदती रहती थी और अपना भोजन प्राप्त करती रहती थी। इस प्रकार से ये पोएम यहाँ पर समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और इसकी हर लाइन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पोएम को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।